अब ईपीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार यानी 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में इसका ऐलान किया। सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई राहत भरे फैसले लिए गए। इन फैसलों से नौकरी पेशा लोगों को अपने ईपीएफ से पैसा निकालना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रवीण सर, ईपीएफओ की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों को आप एकदम आसान भाषा में समझाइए। देखिए, दो बड़ी चीज़ें हैं, इसको दो भागों में हमको बांट कर देखना पड़ेगा। पहली चीज़ है ईपीएफओ में जो मेंबर्स हैं 30 करोड़ के आसपास, उनको किस तरह से उनके लिए किस तरह से सहूलियतें दी गई। एक हिस्सा इसका ये है। दूसरा हिस्सा इस पूरी कहानी का ये है कि पेंशन को लेके जो एक बात आ रही थी कि सरकार इस बैठक में, जो सीबीटी की बैठक हुई, उसमें एक बड़ा फैसला करेगी और जो मिनिमम पेंशन है, पीएफ जो अकाउंट होल्डर हैं, पीएफ मेंबर्स हैं, उनके लिए मिनिमम पेंशन को बढ़ाएगी। तो जो सब्सक्राइबर्स को पैसा निकालने को लेके तो सहूलतें मिली हैं, लेकिन जो पेंशन को लेके है वहाँ पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि जो आप कह रहे हैं कि दिवाली का जो एक गिफ्ट था वो सरकार ने नहीं दिया या पीएफ मेंबर्स को कोई सौगात नहीं मिली, ये बात जरूर सच है। लेकिन सरकार ने ये भी नहीं कहा कि इस पे विचार हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, कि मिनिमम पेंशन नहीं बढ़ेगी। इससे भी बड़ी बात यह है कि खुद जो लेबर मिनिस्टर है मनसुख मांडवीय जी, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि ये पूरा मामला जो ज़्यादा पेंशन वाला है ये सरकार के पास विचाराधीन है, इसका रिव्यू हम कर रहे हैं ताकि ज़्यादा पेंशन दी जाए और ये जल्द ही कैबिनेट में कंसिडरेशन के लिए यानी विचार विमर्श के लिए आप प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें जो कर्मचारी संगठन लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोगों के खर्च बढ़े हैं, उसको देखते हुए जो मिनिमम पेंशन है उसको बढ़ाया जाए। जो लोग सीधे तौर पर ईपीएस पर डिपेंड है, पेंशन पर जो ईपीएस के जरिए पेंशन मिलती है उस पर डिपेंड है, उनको एक राहत दी जाए। तो अब आप ये मानकर चलिए कि अगले कुछ महीनों के भीतर जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है इसमें एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है। जल्द ही कैबिनेट इसको अप्रूव कर सकती है। जी, अब सर ईपीएफओ के जो नए नियम हैं उनको बहुत ही आसान भाषा में हम विस्तार से जो है अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले अगर कोई भी व्यक्ति नौकरी छोड़ देता था तो 2 महीने के बाद वो अपना ईपीएफ का जो पूरा पैसा है वो निकाल लेता था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार जो है सर 12 महीने यानी 1 साल तक बेरोजगार रहने के बाद ही जो पूरा पैसा है वो निकाला जा सकेगा। और जो ईपीएस की बात आप जो कर रहे हैं सर पेंशन निकालने के लिए, वो अब 36 महीने यानी 3 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये एक झटका है, इसको मैं ये मानता हूं कि ये वाकई एक बड़ा झटका है। अब आप इसको, और मुझे ये समझ में नहीं आई बात कि इसको, इस फैसले को करने के पीछे जो क्या लॉजिक है, हाँ, सरकार का क्या फैसला या रहा, क्या लॉजिक है। क्योंकि जिस व्यक्ति की नौकरी चली गई या जो अकाउंट को सेटल करना चाह रहा है, एक तरफ आप पीएफ के पैसे निकालने को लेकर राहत दे रहे हैं, लोगों के हाथ में उनका पैसा दे रहे हैं, आप एटीएम से निकाले ईपीएफओ 3.0 लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपने 12 महीने का टाइम दिया है अगर आप बेरोजगार हैं या दूसरी वजह से, और अगर आप पेंशन की निकासी चाह रहे हैं तो आपको 36 महीने यानी 3 साल का वक्त दे रहे हैं। मतलब क्राइसिस के समय जब पैसे की जरूरत ज्यादा है उस समय आपने टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया। एग्जैक्टली। तो ये एक ऐसा फैसला है जो कुछ सवाल पैदा करता है कि आखिर इस कदम के उठाने के पीछे विशाल मकसद क्या है। लेकिन सर एक अच्छी खबर यह है कि अब 25% जो रकम है सर वो फ्रीज रहेगा। कहा जा रहा है कि नए नियमों में कि ईपीएफ खाते में जो कुल रकम है उसमें से 25% हिस्सा जो है वो अब फ्रीज या लॉक रहेगा। आप यानी कि आप चाहें तो इसे तुरंत निकाल नहीं पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में इसमें भी मैं साथ के साथ इस बात को बताता चलूं, ईपीएफओ में अब जो रूल बदला गया है उसमें एक मिनिमम बैलेंस का नियम लाया गया है। ये कॉन्सेप्ट ही ये कहता है, वैसे सरकार ये कह रही है कि आप 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका जो मिनिमम बैलेंस है उसका 100% निकाल सकते हैं। यानी मिनिमम बैलेंस आपका, और मिनिमम बैलेंस कितना कर दिया सरकार ने, 25%। तो इफेक्टिवली आप 75% पैसे को आप बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। यानी सर ये पैसा जो है मेरे खाते में रहेगा और इस पर ब्याज भी मिलता रहेगा। जो रिमेनिंग आपका 25% है इस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। जी। एक जो
चीज और की है। प्लीज सर। अभी तक क्या था, तकरीबन 13 कैटेगरीज थी जो विड्रॉल के लिए 3 किया गया। उनको उनको कम करके 3 ब्रॉडर कैटेगरीज में बांट दिया गया है जी। एक जिसमें है एसेंशियल नीड्स, जी दूसरा है आपका हाउसिंग की नीड, और तीसरा है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जी विशेष परिस्थितियां। विशेष परिस्थितियों में आप पैसा निकाल सकते हैं और उसमें आपको कोई कॉज नहीं बताना पड़ेगा सरकार को कि मैं इस वजह से इस पैसे की निकासी करना चाहता हूं। तो ये जो पैसे देखिए, इस बात को हमने बार बार और लगातार डिस्कस किया है और मैंने भी कई दफ़ा इस बात का जिक्र किया है कि ये सरकार पिछले कुछ वर्षों से जो पीएफ के पैसे को लेके जो अप्रोच रही है उसको सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न उसमें लिया है जी। और इसी के तहत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो आपका पैसा है आपकी उस पर उसका हक, एक पीएफ मेंबर का हक अपने पैसे पर होना चाहिए। और अब सरकार ने उस कदम को और आगे बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि आप 25% पैसा रोकिए, बाकी पैसा अगर आपको जब भी ज़रूरत होती है, चाहे घर खरीदने का हो। अभी इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे आप पीएफ के मेंबर अगर 7 साल से कम वक्त से हैं तो आप शादी के जैसे पर्पस के लिए आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, अब इस अवधि को भी कम किया गया है। तो इस तरह के जो एक और चीज़ थी कि जैसे कई और जो सर घर के आपने लिए माफी चाहूंगा आपको रोक रहा हूँ, शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए 5 बार निकासी, यानी पिछले कुल जो आप देखा जाए तो 3 बार आप जो है उसकी सीमा थी, पहले 3 बार ही आप निकाल सकते, लेकिन उसको अब बढ़ाया गया है, जैसा कि कहा गया आपको कि शिक्षा के लिए 10 बार, शादी के लिए आप जो है 5 बार पैसा आप निकाल सकते हैं। नहीं, ये मैं ईयर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जॉब आपने जब ज्वाइन किया उससे अगर आपको 7 साल पूरे नहीं हुए तो आप शादी विवाह के पर्पज से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके 5 साल पूरे नहीं है तो आप हाउसिंग के लिए पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते सर्विस ज्वाइन करने के अनइंटरप्टेड। अब इस सब को भी कम कर दिया गया है, अब इसमें 1 साल की ड्यूरेशन कर दी गई है, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि जो आपका हाउसिंग वाला पर्पस है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे, मोटे तौर पर अगर हम समझेंगे तो पैसे निकालने में आपको और सहूलियत दे दी गई है जो 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और जिनका तकरीबन 30 लाख करोड़ का पैसा ईपीएफओ के पास है, फंड जो मैनेज करता है। Exactly. लेकिन सर व्हाट अबाउट ईपीएफओ 3.0, उस पर क्या कुछ बातें सामने आई? कहा जा रहा था एटीएम से पैसा निकलेगा, यूपीआई के जरिए पैसा निकलेगा, बहुत सारी और सहूलियतों की बात कही जा रही थी। मुझे लगता है पूरा का पूरा नहीं, फैसला तो ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन पूरा का पूरा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ईपीएफओ का, सरकार उसको मजबूत बनाने में लगी। और एक बार जब वो पूरा सिस्टम फुल प्रूफ तैयार हो जाएगा उसके बाद जो एटीएम कार्ड है या आपका यूपीआई के जरिए पैसा निकालना है वो तमाम सहूलियतें भी, मतलब आप ये मानकर चलिए कि इनसाइट है वो जल्दी मिल सकती है। लेकिन सर कल हम लोग जो मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा कर रहे थे सर कि जो जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 25 लाख से लेकर 30 लाख करोड़ के आसपास का जो फंड है जिसको मैनेज कर रही है ईपीएफओ, उसको लेकर आरबीआई ने कुछ सुझाव दिए थे कि सुनिए आप ऐसे पैसा लगाइए ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। उस पर एक जो अपडेट आया है प्रवीण सर, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। बोर्ड ने कहा है ईपीएफओ के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है और ये कदम जो कहा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित और जो डाइवर्स यानी जो है उसको और बेहतर बनाने के रूप में ये माना जा रहा है। इसमें एक और भी अपडेट है जी, जो आरबीआई ने सुझाव दिए हैं, अब ईपीएफओ उसके लिए एक एडवाइजरी कमेटी बना रहा है, जो कमेटी पूरे जो आरबीआई के सुझाव हैं उनको रिव्यू करेगी, उनका स्टडी करेगी और उसके बाद फिर ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे बदलाव किए जा सकते हैं।